हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 को कवर करेंगे। इस यूनिट में हम लोग आर के नारायण के प्रोज स्टाइल को देखेंगे और आर के नारायण के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी एक नॉवेलिस्ट एक नॉवल लिखता है या स्टोरी लिखता है तो वो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज और बहुत सारे टेक्निक्स का भी यूज़ करता है अपने वर्क को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, इंट्रीगिंग बनाने के लिए और रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। एंड वो लिटरेरी डिवाइसेस फोर शैडो हो सकता है, फ्लैशबैक हो सकता है और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब भी आप नॉवल लिखते हो तो आपके नॉवल में एक स्टोरी होती है, एक प्लॉट होती है एंड कैरेक्टर्स भी होते हैं। आप अपने कैरेक्टर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से मोटिव डालना चाहते हो, उसी प्रोसेस को हम लोग कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। पहले 19th सेंचुरी के पहले कैरेक्टर्स पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, बिकॉज एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में कहा था कि प्लॉट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए एंड अ ड्रामा शुड बी अ प्लॉट ड्रिवन नॉट अ कैरेक्टर ड्रिवन। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस होने लगी, प्लॉट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होने लगी, कैरेक्टराइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। एंड दो तरह के कैरेक्टराइजेशन होते हैं, एक डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है और एक इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है। एंड इस यूनिट में दो टेक्निक्स के बारे में बात किया गया है, एक शोइंग और एक टेलिंग। तो शोइंग का मतलब है कि कोई भी अगर आप नॉवल पढ़ रहे हो एंड उस नॉवल पे जो भी कैरेक्टर्स है वो अपने क्वालिटीज़, अपने डिस्पोजिशंस और अपने मोटिव्स को अगर रिवील कर देता है टू द रीडर्स, तब हम लोग बोलेंगे कि उस नॉवल में शोइंग टेक्निक का यूज़ किया गया है। लेकिन टेलिंग में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होता है वो अपने मोटिव्स, अपने इरादे रीडर्स तक नहीं पहुंचा पाता है। तब ऑथर जो होता है, जो राइटर होता है, वो रीडर्स को बताता है कि इस कैरेक्टर का कैरेक्टर क्या है और ये कैरेक्टर का मोटिव क्या है। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल्स। जैसे अ टाइगर फॉर मालगुडी, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, इसका जो नरेटर है वो है राजा। वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है रीडर को, ठीक है। इसीलिए इस नॉवल में शोइंग टेक्निक का यूज हुआ है एंड आर के नारायण ने एक्चुअल में शोइंग टेक्निक का यूज किया है अ टाइगर फॉर मालगुडी में। लेकिन अगर आप हैरी पॉटर पढ़ते हो तो हैरी पॉटर में थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल किया गया है। एंड टाइम टू टाइम जो राइटर है, जो जेके रावलिंग है, वो अपने रीडर्स को कैरेक्टर्स के कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट को बताती है। तो उस टेक्निक को हम लोग टेलिंग बोलते हैं। अब हम लोग आर के नारायण के प्रोज स्टाइल के बारे में जानेंगे। विलियम नैश करके एक बहुत ही नामी क्रिटिक है एंड ये आर के नारायण के प्रोज स्टाइल पे कमेंट करते हैं एंड ये कहते हैं कि आर के नारायण का जो स्टाइल है, जो लिखने का तरीका है, उसमें एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है ईस्टर्न और वेस्टर्न एलिमेंट्स का। सो आर के नारायण के राइटिंग में हमें एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है वेस्टर्न और ईस्टर्न एलिमेंट्स का, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो टाइगर फॉर मालगुडी में आर के नारायण ने यूज किया है, विच इज इंडियननेस, ठीक है। आर के नारायण के प्रोज स्टाइल में हमें इंडियननेस देखने को मिलता है। अब इंडियननेस का मतलब क्या होता है? थिंग्स रिलेटेड टू इंडिया। अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, इंडियन आइडियाज को यूज कर रहे हो, सो दैट इज इंडियननेस, ओके। सो ये जो नॉवल है अ टाइगर फॉर मालगुडी, इसका मेन थीम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टाइगर, ठीक है, द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजा। अब ये जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, देन सोल, इसमें जो टाइगर है, जो राजा, वो कहता है कि आई पोजेस अ सोल, यानी कि मेरे पास एक सोल है। अब ये जो सोल है, वर्ड एंड आत्मा, परमात्मा, देन जो मास्टर जी है वो टाइगर को भगवत गीता के श्लोक्स बताते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडियन कॉन्सेप्ट है एंड आर के नारायण की राइटिंग में हमें इंडियन कॉन्सेप्ट्स, इंडियन आइडियाज देखने को मिलता है। देन है नैरेटिव टेक्निक। ये जो नॉवल है अ टाइगर फॉर मालगुडी,
इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में लिखा गया है एंड इसका मोड ऑफ नरेशन है ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि जो नैरेटर है विच इज राजा, जो कि एक कैरेक्टर है नॉवल का ही, एंड ये अपने बारे में बताता है, इसीलिए इसका मोड ऑफ नरेशन हो गया ऑटोबायोग्राफिकल एंड इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब भी आप एक नॉवल पढ़ रहे हो या स्टोरी पढ़ रहे हो, अगर उसमें प्रोनाउंस आई का यूज किया गया हो या वी का यूज किया गया हो, तभी आप समझ जाना कि इसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक का यूज किया गया है। अगर थर्ड पर्सन का यूज किया जा रहा है ही शी, देन वो थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक में आ जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गो एंड हैव अ लुक एट दैट। नेक्स्ट है लैंग्वेज। जो आर के नारायण का लैंग्वेज होता है वो हाईली सिंपल होता है और रीडेबल होता है, यानी कि पढ़ने लायक होता है, आप उसे पढ़ सकते हो विदाउट यूजिंग डिक्शनरी और विदाउट फेसिंग मच डिफिकल्टी। एंड विलियम नैश, जो कि एक बहुत ही नामी क्रिटिक है, ये नारायण के लैंग्वेज के ऊपर कमेंट करते हैं एंड ये कहते हैं कि नारायण's लैंग्वेज इज ब्यूटिफुली अडेप्टेड टू कम्युनिकेट एन इंडियन सेंसिबिलिटी। तो ये कोटेशन आपको याद करके रखना है और नोट डाउन करके रखना है कहीं पे। नेक्स्ट है सटायर, आयरनी एंड ह्यूमर। तो आर के नारायण के प्रोज स्टाइल में राइटिंग में आपको सटल सटायर देखने को मिलेगा, आयरनी भी देखने को मिलेगा और ह्यूमर भी देखने को मिलेगा। एक चीज आपको याद रखना है कि सटायर, आयरनी और ह्यूमर ये तीनों चीज इंटरलिंक्ड है, यानी आपस में लिंक्ड है। एंड जो सटायर है ये एक अम्ब्रेला टर्म है एंड सटायर के अंदर ही आयरनी, ह्यूमर, सरकाजम, रिडिक्यूल ये सब चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सटायर एक्चुअली होता क्या है। तो सटायर इज अ लिटरेरी जॉनरा विच इज यूज्ड टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे यूजिंग ह्यूमर, आयरनी, सरकाजम और रिडिक्यूल। सटायर एक लिटरेरी जॉनरा है एंड सटायर का इस्तेमाल हम लोग व्यंग कसने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है तो हम लोग उस चीज़ को बहुत ही फनी वे में प्रेजेंट करते हैं और ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसको पता भी चल जाए लेकिन उसको बुरा भी ना लगे। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग को किसी भी फिगर को, किसी भी पॉलिटिकल फिगर को सैटिराइज करना होता है तो हम लोग मीम बनाते हैं या कार्टून बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही फनी वे में हम लोग कार्टून बनाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक सटायर होता है। ओके, सो उस इंसान को जिसके ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसको पता भी चल जाता है लेकिन बुरा भी नहीं लगता है। So satire is the art of diminishing a subject by making it appear ridiculous, and ये ridiculous होता है यानी हास्य पूर्वक होता है, यानी कि हंसी आएगी आपको ये पढ़ के। ओके, एंड ये जो नॉवल है टाइगर फॉर मालगुडी, इसमें आर के नारायण ने भरपूर सटायर्स का यूज किया है। एक जगह राजा कहता है, वो जो टाइगर है वो कहता है कि टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री अनलाइक ह्यूमंस हु स्लॉटर वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर। वो कहता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो तभी अटैक करते हैं जब उनको भूख लगता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो बिना मतलब का एक दूसरे को मारते काटते हैं और उनको भूख भी नहीं लगी होती है फिर भी वो लोग एक दूसरे को मारते हैं। तो ये एक्चुअली एक सटायर है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एनिमल की तरह बिहेव मत करो, ठीक है, बट ऑन द रियलिटी ह्यूमंस बिहेव लाइक एनिमल। जो ह्यूमंस होते हैं वही एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। और एक इंस्टेंस था कि जब राजा के फैमिली को हंटर्स लोग मार देता है, ठीक है, तो राजा की जो फैमिली थी टाइग्रेस और उसके 4 बच्चे, वो हंटर्स को हार्म नहीं पहुंचाई थी लेकिन फिर भी ह्यूमंस ने उनको मार दिया। क्यों? मज़े के लिए, बहुत कोई मज़े के लिए हंटिंग करता है, बहुत कोई अपने स्वार्थ के लिए हंटिंग करता है, ठीक है। तो इसीलिए टाइगर बोलता है कि वी अटैक ओनली व्हेन वी फील हंग्री। जब हम लोग को भूख लगता है तभी हम लोग अटैक करते हैं, तभी हम लोग हंट करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होता है वो लोग बिना पर्पस के, बिना भूख के अटैक करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टेंस हमें तब देखने को मिलता है जब टाइगर स्कूल में पनाह लेता है, स्कूल में हेडमास्टर के रूम में सोया हुआ रहता है एंड भीड़ जमा हो जाती है एंड उसी भीड़ में एक इंसान ने उस टाइगर को बीस्ट और ब्रूट करके
पुकारा। तो उसी भीड़ में एक मास्टर जी थे, ठीक है, जिन्हें हमें स्वामी जी भी हम लोग जानते हैं उस नाम से। तो वो कहते हैं कि नेवर यूज द वर्ड्स बीस्ट और ब्रूट, दे आर अगली वर्ड्स कॉइन्ड बाय मैन इन हिज एरोगेंस। वो कहते हैं कि एनिमल्स के लिए तुम बीस्ट और ब्रूट का इस्तेमाल मत करो, बिकॉज ये दोनों जो टर्म है ये ह्यूमंस ने ही क्रिएट की है अपने एरोगेंस में, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग्स थिंक ऑल द अदर क्रिएटर्स आर ब्रूट्स एंड ऑफुल, ठीक है। ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि जितने भी एनिमल्स है या उनके अलावा जितने भी क्रिएचर्स है वो ब्रूट्स है यानी जंगली है, ठीक है, और ये एक ऑफुल वर्ड है। तो ये भी एक तरह का क्या है, सटायर है। हम लोग एनिमल्स को बीस्ट बोलते हैं लेकिन वी बिहेव लाइक बीस्ट, ओके। फिर नारायण ने, आर के नारायण ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर भी व्यंग कसा है। So if we look at the situation in the scene at the collector's office, we notice that Narayan satirizes the behavior of the officials who do not take prompt action but insist on official formalities, ठीक है। जब भी आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो अपना कोई काम लेके, ठीक है, तो वो लोग जो होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो लोग जल्दी काम नहीं करता है लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, पहले ये ज़ेरॉक्स लाओ फिर वो लाओ, ठीक है। तो वही वाला चीज़ इस नॉवल पे भी दिखाया गया है। जैसे वो विलेजर्स लोग कलेक्टर्स ऑफिस में जाते हैं क्योंकि उनके हैबिटेशन में टाइगर अटैक करता है, ठीक है। तो वो कलेक्टर ऑफिस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम पिटीशन लिखवा के लेके आए हो, अगर नहीं लिखवा के लेके आए हो तो फिर से लेके आओ। फिर वो ऑफिसर्स पूछते हैं कि वो टाइगर कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, कहाँ रहता है। तो जो विलेजर्स है वो बता नहीं पाते बिकॉज विलेजर्स ने देखा ही नहीं है वो टाइगर कैसा है, किस साइज का है, कहाँ रहता है, तो वो लोग कैसे बताते। तो इस तरह से जो ऑफिसर्स है डिले कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन को। तो इस मैटर पे भी नारायण ने क्या किया, सैटराइज किया है ऑन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देन विलेजर्स कहते हैं कि एवरी टाइम वी कम वी ब्रिंग हिम सम ऑफरिंग, यानी कि जब भी वो लोग कलेक्टर्स के ऑफिस आते हैं, जब भी वो लोग ऑफिसर्स से मिलने आते हैं, तब वो लोग कुछ ऑफरिंग्स लेके आते हैं, यानी कि कुछ सामान लेके आते हैं उन ऑफिसर्स के लिए, जैसे क्यूकम्बर, शुगर केन, पम्पकिन, मेलर और एनीथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन नेवर सी हिम बेयर हैंडेड एंड येट ही इज अनहेल्पफुल, लेकिन जितना भी उन लोग को दो फिर भी वो लोग अनहेल्पफुल है, यानी कि यहाँ पे ऑफरिंग का रेफरेंस लिया गया है एंड इट इज रेफरिंग टू ब्राइब रेफर किया गया इस वर्ड से। तो नारायण ने इसको भी सैटराइज किया है। सो दीज आर द सटायर्स वी कैन सी इन दिस नॉवल। फिर है आयरनी, ओके। सो आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच देयर इज अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द लिटरल मीनिंग और द इंटेंडेड मीनिंग, यानी कि आप जो कह रहे हो उसका जो लिटरल मीनिंग जो है, शाब्दिक अर्थ जो है, वो आपके इंटेंडेड मीनिंग से एकदम ऑपोजिट होता है, ओके। सो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज आपको बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन कोई आ रहा है, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम ये खाओगे, एंड आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे, मुझे तो भूख ही नहीं लगता है। तो आप एक्चुअल में कहना चाहते हो कि यस यस आई एम वेरी हंग्री, प्लीज डोंट आस्क मी, जस्ट गिव मी सम फूड टू ईट। लेकिन आपका जो शाब्दिक अर्थ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है व्हाट यू आर इंटेंडेड टू से। तो आयरनी भी वही है, आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच देयर इज अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द लिटरल मीनिंग और द इंटेंडेड मीनिंग। एक बहुत ही फेमस लाइन है फ्रॉम द प्ले जूलियस सीजर, अगर आपने ये पढ़ा है बाय विलियम शेक्सपियर देन यू विल बी एबल टू रिलेट। तो मार्क एंटनी लास्ट में कहते हैं, एड्रेस करते हैं सबको कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है, ठीक है, एक एम्बिशियस मैन है। सो इफ यू नो द स्टोरी यू विल नो कि ब्रूटस जो थे वो जूलियस सीजर के असैसिनेशन के कॉन्स्पिरेसी में एक पार्ट थे, ओके। सो ही एक्चुअली कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट जूलियस सीजर एंड मार्क एंटनी उसे ऑनरेबल मैन कह रहे हैं। तो लिटरल मीनिंग इसका डिफरेंट है, लेकिन मार्क एंटनी जो कहना चाहते हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो उसी को हम लोग आयरनी बोलते हैं एंड इस नॉवल में भी आयरनी का यूज किया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमर, ओके। सो ह्यूमर का मतलब है हंसी। एंड ह्यूमर हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब भी हम लोग एक वर्क में ह्यूमर यूज करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि लाफ्टर को जनरेट करना, यानी कि हंसी निकालना, ओके, रीडर्स के या ऑडियंस के
माइंड से हंसी निकालना। ओके, सो दैट इज व्हाई वी यूज ह्यूमर। तो इस नॉवल में भी हमें ह्यूमर देखने को मिलता है। जब आप कैप्टन और उनकी वाइफ के बीच के कॉन्वर्सेशन को पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज कि इसमें आर के नारायण ने बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमर का यूज किया है। जैसे ऑल आवर एनिमल्स आर इन एक्सीलेंट कंडीशन, ही बोस्टेड एट ब्रेकफास्ट। जो कैप्टन होता है, द ओनर ऑफ ग्रैंड मालगुडी सर्कस, वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरे पास जितने भी एनिमल्स हैं, यानी सर्कस में जितने भी एनिमल हैं, सब एक्सीलेंट कंडीशन में है। ठीक है, वो खाना खाते हुए बोलते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है, यस, दे आर टेंडेड बेटर देन योर फैमिली। ठीक है, वो तो होंगे ही, बिकॉज तुम अपनी फैमिली से ज़्यादा उनको केयर करते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एक ह्यूमरस रिप्लाई था। यू मस्ट से समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब तुमको हमेशा ही कुछ बुरा कहना होता है, अदरवाइज यू आर नेवर हैप्पी, नहीं तो तुम कभी भी खुश नहीं होती हो। तो ये भी एक, ये जो रिप्लाई था जो कैप्टन ने अपनी वाइफ को दिया, दिस इज ऑल्सो हिलेरियस। योर बिलवेड एनिमल्स में ऑल्सो हैव टू से समथिंग इफ दे कुड स्पीक, यानी कि तुम्हारे जो एनिमल्स है उनको भी तुमसे कुछ कहना है, अगर वो कुछ बोल सकते, अगर वो बोल सकते होते तो उनको भी तुमसे कुछ कहना है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि yes, they need introduction, not you. Why are you always talking like this? Something wrong with our horoscope. तो कैप्टन अपनी वाइफ को बोलता है कि हमारे हॉरोस्कोप में, हॉरोस्कोप यानी कुंडलियां में कुछ गलती है, गड़बड़ी है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि योर हॉरोस्कोप एंड द टाइगर्स सीम टू बी बेटर मैच, यानी कि तुम्हारा हॉरोस्कोप, तुम्हारा कुंडली और टाइगर का कुंडली बहुत अच्छे से मैच होता है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन को अगर आप पढ़ते हो, तो इसको पढ़ने के बाद यू विल एक्चुअली लाफ, एंड दिस इज वी कॉल ह्यूमर। तो इस नॉवल में भी हमें ह्यूमर देखने को मिलता है। तो हम लोग आर के नारायण के प्रोज स्टाइल को भी देख लिए। अब हम लोग कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन अ नैरेटिव और इन एनी ड्रामेटिक आर्ट। ठीक है, अब हम लोग इस नॉवल की मेजर कैरेक्टर्स को देखेंगे। सो राजा इज द मेजर कैरेक्टर। ओके, राजा, कैप्टन और मास्टर, ये तीनों मेजर कैरेक्टर्स हैं। एंड माइनर कैरेक्टर्स को भी देखेंगे, रीटा और मदन। जो राजा है, ये स्टोरी ही राजा के बारे में है, जो कि एक टाइगर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन हीरो, जिसके बारे में स्टोरी होती है, उसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। So Raja is the protagonist of this novel, and this novel is all about Raja, his life, और the main theme of this novel is the spiritual transformation of राजा। एंड जब हम लोग ये नॉवल पढ़ते हैं, तब हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि ये नॉवल का जो प्लॉट है वो एपिसोडिक है, विच मीन्स कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू एपिसोड्स, एंड 4 एपिसोड देखने को मिलता है, या 4 स्टेजेस भी आप कह सकते हो। फर्स्ट स्टेज में हम लोग ये देखते हैं कि राजा अपनी मदर के साथ मेम्फी हिल्स में रहता है, एक आइडियलिक डेज को स्पेंड करता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, एक टाइग्रेस के साथ मेटिंग करता है, 4 बच्चों को पैदा करता है। उसके बाद हंटर्स ने उसके फैमिली को किल कर दिया। देन वो रिवेंज लेने विलेज जाता है। ठीक है, फिर स्टेज 2 शुरू होता है। स्टेज 2 में हमें देखने को मिलता है कि ही इज़ कैप्चर्ड बाय द कैप्टन हु इज़ द ओनर ऑफ द मालगुडी सर्कस। और स्टेज 2 में हमें सर्कस लाइव देखने को मिलता है इसका। स्टेज 3 में वो भाग जाता है उस सर्कस से, फिल्म जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहाँ से वो भाग जाता है, कैप्टन को मार देता है। फिर स्टेज 4 में हमें देखने को मिलता है कि वो मास्टर जी के साथ रहता है मेम्फी हिल्स में, और एक स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं उनके साथ। एंड जब वो बूढ़ा हो जाता है, तब उसको मास्टर जी जू भेज देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द राजा, द टाइगर। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैप्टन। कैप्टन एक इंसान है जो मालगुड़ी में रहता है, अबू लेन के पास। ओके, एंड ये पहले स्टेज शो किया करता था, छोटा मोटा शो किया करता था। उसके बाद वो पुणे आता है, एंड दादाजी के ग्रैंड सर्कस में वो काम करता है बहुत सालों तक, एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है ये। एंड दादाजी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज वर्क। एंड जब दादाजी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने सर्कस को कैप्टन के नाम कर देते हैं। एंड वो कैप्टन क्या करता है, वो पूरे सर्कस को उठा के मालगुड़ी में लेके आता है, एंड उस सर्कस का नाम रखता है ग्रैंड मालगुड़ी सर्कस।
फिर इसको पता चलता है कि मालगुडी में एक टाइगर है, तो विलेजर्स लोगों से बात करके और उनकी हेल्प से वो टाइगर को कैप्चर करता है और टाइगर को अपने सर्कस में लेके आता है। फिर उसको ट्रेन करता है, बहुत क्रूरली ट्रीट करता है, ट्रेन करता है। उसके बाद उसका शो होता है एंड जो पूरा मालगुडी था, पूरा जो सर्कस था, वो टाइगर के वजह से फेमस हो गया। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि ही इज़ ऑल्सो ग्रीडी, ही बिकम्स ग्रीडी। पैसों के लिए ये बहुत ज़्यादा अंधा हो जाता है एंड टाइगर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है वाइल ट्रेनिंग। एंड टाइगर क्या करता है, वो उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पाता है और उसको मार देता है, कैप्टन को मार देता है अनइंटेंशनली। ओके, टाइगर उसको मारना नहीं चाहता था, फिर भी मार देता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कैप्टन, और इसकी वाइफ है रीटा। ठीक है। देन है मास्टर। मास्टर एक स्पिरिचुअल फिगर है इस नॉवल में, सन्यासी है, योगी है, साधु है, बोल सकते हैं, नाम नहीं बताया गया इसमें। एंड ये राजा को लेके जाते हैं मेम्फी हिल्स में एंड वहाँ पे रहते हैं और राजा के साथ स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं, भगवत गीता के श्लोक्स भी बोलते हैं उसको एंड काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं राजा के साथ। एंड मास्टर जी के वजह से ही राजा का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। राजा इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सब ह्यूमन लेवल टू अ हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस योगी, बिकॉज ऑफ द मास्टर। फिर माइनर कैरेक्टर्स है। फर्स्ट वन इज रीटा। रीटा कौन है? रीटा कैप्टन की वाइफ है एंड शी इज़ द लीड परफॉर्मर ऑफ ट्रेपीज टीम। ठीक है, ये ट्रेपीज टीम की लीड परफॉर्मर है। इसके साथ साथ एक नैगिंग वाइफ भी है एंड रीटा और इसकी हस्बैंड कैप्टन के बीच में जो हिलारियस कॉन्वर्सेशन था उसको हम लोगों ने जस्ट अभी देखा। सो शी इज़ ऑल्सो अ नैगिंग वाइफ। लेकिन जब टाइगर कैप्टन को मार देता है तो रीटा भी क्या करती है, सुइसाइड कर लेती है। फिर है मदन। सो मदन एक फिल्म प्रोड्यूसर है, इसका अच्छा नाम है मधुसूदन, लेकिन ये अपने आप को मदन बुलाना ज़्यादा पसंद करता है एंड ये राजा के साथ एक फिल्म बनाना चाहता है। एंड और एक कैरेक्टर है जग्गू, जो कि एक रेसलर है और उस फिल्म में एक जगलर का काम, मतलब उसको किरदार मिला है। तो मदन राजा के साथ एक फ़िल्म करना चाहता है एंड उसी फ़िल्म के शूटिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन को राजा मार देता है एंड उसके बाद राजा भाग जाता है, मालगुडी टाउन में चला आता है। ठीक है, स्कूल में चला आता है। उसके बाद फिर मास्टर जी के साथ वो मेम्फी हिल्स चला जाता है। सो मदन भी क्या है, एक तरह का ग्रीडी इंसान है। ओके, जैसे हर फ़िल्म प्रोड्यूसर होते हैं, जस्ट लाइक दैट। So this was it, and I hope you understood the analysis of the entire unit. If you have understood, then please give it a like and do subscribe to my channel for more videos like this.